विद्यार्थियों, हम आपसे कुछ संश्लेषी लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम विश्लेषी लक्षणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। संश्लेषी लक्षण जो कि वास्तविक रूप से समुदायों की तुलना से जुड़े हुए हैं, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही लक्षण आते हैं। अब जो संश्लेषी लक्षण हैं उनमें से कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बाहुल्यता, एबंडेंसी या एबंडेंस। बाहुल्यता क्या होती है बच्चों, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम इसे नॉर्मल देखें तो ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। ये नमूना प्रति इकाई संख्या रहती है। नमूना प्रति इकाई कहने का मतलब है, जैसे आपने 50 नमूने लिए, 50 नमूनों में से केवल 10 नमूनों में ही जो जाति उपस्थित है, केवल 10 नमूनों में जाति उपस्थित है, जो जाति जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है 50 नमूनों में से केवल 10 नमूनों में, नमूने से मतलब है जो कोऑर्डिनेट, जिन इकाइयों को आप मापने के लिए लेते हैं, क्षेत्रफल को, और कहने का मतलब उनमें जाति आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है, वो जो नमूना इकाई ली गई हैं उनकी संख्या का भाग दिया जाता है किसमें? जिन मतलब कुल संख्या में। कुल संख्या कहने का मतलब कुल जितने भी नमूना हैं, उन नमूनों में जितने भी जाति के जीव पाए गए हैं, उन कुल जीवों की संख्या में केवल उनका भाग दिया जाता है जो केवल नमूने रहते हैं। जैसे 50 नमूनों में कुल संख्या 1000 थी, और जिन नमूनों में 50 में से 10 में ही क्या पाए गए? जो जाति के जीव पाए गए, तो 10 का भाग हम 1000 में देंगे। तो बच्चों ध्यान रखनी है, सभी नमूना इकाई प्रतिदर्श में जाति के जीवों की कुल संख्या बटे उन नमूना इकाई प्रतिदर्शों की संख्या जिनमें जाति उपस्थित है। तो कहने का मतलब है, जिन कुल नमूनों में जितनी जाति के जीव पाए जाते हैं उनकी कुल संख्या जीवों की, और जिन नमूनों में जंतु या जाति पाई जाती है उनका भाग दिया जाता है कुल संख्या में। तो इसे कहते हैं बाहुल्यता, एबंडेंसी। घनत्व, ध्यान रखनी है, घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में ध्यान रखनी है, वो क्या थी? नमूना प्रति इकाई बाहुल्यता। तो यहाँ पे जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो है सभी नमूना इकाइयों में जीव की जातियों की कुल संख्या प्लस अध्ययन किए गए कुल प्रतिदर्शों की संख्या। तो कहने का मतलब, मान लो हमने 50 प्रतिदर्शों के अध्ययन किया और 50 प्रतिदर्शों का जो जीव मिले 1000, तो 1000 में भाग देंगे हम 50 प्रतिदर्शों का, मतलब क्वाड्रेट का। तो कहने का मतलब है, घनत्व में ये रहता है कि कुल प्रतिदर्शों का भाग दिया जाता है कुल संख्या में, जबकि एबंडेंसी में कुल संख्या में भाग दिया जाता है केवल उन नमूनों प्रतिदर्शों की संख्या का जिनमें जीव पाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर आप समझ चुके हैं। अब अगर आप बात करें कवर, ढका गया क्षेत्र, ध्यान रखनी है, कवर जो ढका गया क्षेत्र की बात करें तो कवर क्या रहता है? जैसे कोई समुदाय है, आप जानते हैं समुदाय में, जैसे वन समुदाय की हम बात करें तो उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कवर। कवर से मतलब है जो उसका शाखीय क्षेत्र और तना का जो पार्ट रहता है, बेसल क्षेत्र। ध्यान रखनी है, शाखीय क्षेत्र और बेसल क्षेत्र। तो कहने का मतलब है, उसका शाखीय क्षेत्र जो कायक क्षेत्र है, पत्ती हैं, टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो किस एरिया को कितना ढकती हैं, तथा अगर हम तने की बात करें, जो भूमिगत क्षेत्र है, बेसल क्षेत्र की बात करें, तने का वो जो भूमिगत क्षेत्र और जड़, वास्तव में भूमिगत क्षेत्र को हम बेसल क्षेत्र कहते हैं। तो बेसल क्षेत्र कितना एरिया घेरता है और कायक भाग कितना क्षेत्र घेरता है, उसे हम दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? कुल क्षेत्र कहते हैं, कुल ढका गया क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम ढके गए क्षेत्र के किसका लक्षण है? एक तरह बनी है, वन समुदाय का लक्षण है। तो कहने का मतलब है, मान लो कोई ज़्यादा क्षेत्र ढकता है तो उसे हम प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो जो जितना ज़्यादा प्रतिशत ढकता है किसी क्षेत्र को, ढका कवर जिस समुदाय का ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो समुदाय स्थायी, उसके लक्षण अच्छे होंगे और वो मानव हस्तक्षेप विहीन होगा। कहने का मतलब है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि उसका विकास अच्छी तरह होता है। अब कवर क्षेत्र को हम दो से जानते हैं, जैसे कुल क्षेत्र बराबर जो ढका गया क्षेत्र है, आधारित क्षेत्र मतलब बेसल एरिया, हर्वेज क्षेत्र जो हर्वेसियस क्षेत्र है। तो ये शाखाएं टहनियाँ आती हैं, इसमें भूमिगत क्षेत्र आता है, ये वायव क्षेत्र है, हर्वेज वायव क्षेत्र है, जबकि आधारित क्षेत्र बेसल क्षेत्र क्या है? भूमिगत क्षेत्र है। तो भूमिगत जो भूमि में धसा हुआ हो, भूमि के अंदर हो, और ये भूमि के बाहर वायव क्षेत्र है। इन दोनों को मिला कुल क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखनी है, कुल जो एक तरीके से आधारित क्षेत्र है उसे निकालने के लिए हम कैलिपर्स विधि
रेखा अवरोधक विधि या बिंदु केंद्रित कोऑर्डिनेट का अध्ययन करते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो घास जो होती हैं, घास के कवर क्षेत्र को निकालने के लिए हम नेस्टेड कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वैसा एक तरीके से घास ना हो, तना वाला हो, मोटा तना हो, तो उनके लिए हम कैलिपर्स, रेखा अवरोधक और बिंदु केंद्रित विधि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि घास के लिए नेस्टेड कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आपने कवर को पढ़ा। अब देखते हैं जैव मास अगर हम बात करें, किसी भी क्षेत्रफल में पाए जाने वाला भार, जैव भार, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मास कहते हैं। ये जैव मास हम वृक्षों के लिए और झाड़ियों के लिए लेते हैं, लेकिन जो घास होती हैं उनके लिए हम क्या लेते हैं? उनका शुष्क वाल लेते हैं। उन्हें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर लिया जाता है? एक तरीके से ड्राई कर लिया जाता है, पानी निकाल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें तोला जाता है, तब हम बाहर निकालते हैं। तो बायोमास वृक्षों का तो लेते हैं एक तरीके से नॉर्मल, जबकि घासों का कैसे लेते हैं? शुष्क जैव भार लेते हैं। इससे पता किसका लगता है? इससे उत्पादकता का पता लगता है कि जो उत्पादकता क्या है किसी समुदाय की, उत्पादकता के बारे में पता लगता है। ऊंचाई, ध्यान रखनी है, ऊंचाई हम किन की लेंगे? ऊंचाई हम केवल उनकी लेंगे वृक्षों की और झाड़ियों की। हाइट भी समुदाय का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो ऊंचाई हम किसकी लेंगे? वृक्षों की लेंगे, तो वृक्षों के लिए लक्षण है। तो बच्चों, आपने पढ़े बाहुल्यता, घनत्व, क्या अंतर है? कवर, मैंने बताया था कवर जो पादप जो भी क्षेत्र को घेरता है उसे कवर कहते हैं। इसके दो भाग हैं, हर्वेज शाखीय क्षेत्र और आधारीय क्षेत्र। जो आधारीय क्षेत्र भूमिगत होता है, हर्वेज क्षेत्र वायवीय होता है। और जो आधारीय क्षेत्र को निकालने की विधि कौन सी है? कैलिपर्स विधि है, रेखा अवरोधक विधि है और बिंदु केंद्रित विधि है। जबकि घास के लिए कौन सी विधि है? नेस्टेड कोऑर्डिनेट। इसे ध्यान रखें। तो बच्चों, आपने जैव भार भी पढ़ा। जैव भार वास्तविक रूप से एक तरीके से काष्ठीय पौधों के लिए, वृक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, झाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊंचाई भी झाड़ियों के लिए और वृक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपने 5 लक्षणों को पढ़ा। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।